नेक्स्ट हेडिंग है वो यही डालना है तुमको, एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा होगा एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। तो डेफिनेशन वाइज तो अपने पास यही हो जाएगा कि एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। तो ये अपने पास एटॉमिक मास होता है क्या, मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। आप कैसे कैलकुलेट, हाँ बोलो सर। ये सर मॉड्यूल शेयर कर दीजिएगा सर, मेरे पास है नहीं मॉड्यूल। अच्छा मॉड्यूल नहीं है, हाँ किसी ने मेरे को मैसेज डाला था इसके लिए, मॉड्यूल के लिए ज्यादा। अच्छा तुमको हार्ड कॉपी मिलती है या सॉफ्ट कॉपी मिलती है? सर सॉफ्ट कॉपी सर, क्योंकि हार्ड कॉपी है ना, जो सॉफ्ट कॉपी चाहिए सर। हार्ड कॉपी सर अवेलेबल नहीं होगी सर, इसलिए नहीं मिली होगी सर। यस सर। अच्छा तो सॉफ्ट कॉपी तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फिर तो, पीडीएफ तो, लेकिन मेरे को भी खुद को सेंटर से मंगवाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं होगा वो। जब भी जाते ठीक है हैं मैं हम भेज लोग देता हूँ कल तक, वो भिजवा दूंगा मैं। सर थियरी और एक्सरसाइज दोनों दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोनों दे देंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास अपने पास क्या है, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। अच्छा अपन ने क्या बोला था कि एटम के अंदर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइंड होना ही क्या बनता है, एटम का बनता है। अलग अलग तरीके के एटम बनते हैं, अलग अलग कंपोजिशन में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होंगे तो अलग अलग टाइप के एटम्स बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक एटम है, तो एटम में बेसिकली है क्या, तीन पार्टिकल्स है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स है, एक प्रोटॉन्स है, एक न्यूट्रॉन्स है। तो अगर मैं इन तीनों के मास को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ। यस सर। तो अपन ऐसा लिखते हैं कि मास ऑफ एटम, एम एटम से लिख देता हूँ मैं। तो जो एक एटम का मास रहेगा वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मास प्लस प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। तीन पार्टिकल्स है, तीनों के मास को ऐड कर दो तो टोटल मास ही क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एटम का मास हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा, तो अपन एक टेबल टाइप का बनाते हैं और लिख लेते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ कि एक कॉलम में लिखना तुम पार्टिकल। किसी का म्यूट नहीं है, देखो म्यूट कर लिया करो ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो कुछ तुमको पूछना हो तो अनम्यूट करके वापस पूछ लिया करो, फिर वापस म्यूट कर दिया करो। तो पार्टिकल है अपने पास, एक टेबल बनाना है, तो अपन वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो एक कॉलम बना लो पार्टिकल के लिए, एक साथ में अपन उसका सिंबल भी देख लेंगे, वैसे अपन बात कर चुके हैं फिर भी लिख लो, क्योंकि तुम मॉड्यूल में देखोगे या एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो इस टाइप का टेबल तुमको दिख जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए मैं उस टाइप से बनवा दे रहा हूँ। उनके चार्ज की भी अपन बात कर लेते हैं साथ में ही, पता तो होगा सब चीजें, 10 से पढ़ते हैं हम लोग, 9-10 से। और लास्ट अपने पास क्या है, मास। और जो ब्रैकेट में मैंने पीछे लिखा है यूनिट लिखा है, अपन ग्राम में बात कर रहे हैं अभी, और चार्ज का जो यूनिट है अपन कूलॉम में बात कर रहे हैं। चार्ज का और भी यूनिट देखने को मिलेगी तुमको आगे, एसी होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो अभी कूलॉम में अपन बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल सबसे पहले तो अपन वही ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल अपन जनरली ई लिखते हैं, ठीक है। ई लिखते हैं या कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी लिखा जाता है, कभी कभी क्या ज्यादातर केस में ऐसे लिखा जाता है, ई के ऊपर माइनस, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में तुमको यही मिलेगा कि ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ दिखेगा, सिंपली ई भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो पता ही होगा तुमको, कितना होता है बताओ? -1.6 into 10 to the power -19। बिल्कुल, -1.6 into 10 की पावर -19 कूलॉम। मास कितना होता है ग्राम में? 9.1 into 10 to the power -30 to the power -30। -30 -27 सर -31 31 किलोग्राम केजी है नहीं सर, पूछ रहा ग्राम में मैं, सर। ग्राम में पूछ रहा हूँ मैंने पहले ही -27 का 27 या 28? 28 सर। 28 बिल्कुल 28। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का ग्राम में अगर अपन लिखेंगे तो अपने पास आएगा 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम। ग्राम तो अपन पहले लिख चुके हैं।
तो देखो जो तुमको याद है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने वही बोला था, ये म्यूट कर लो यार। हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही बोला था किलोग्राम वाला वैल्यू, क्योंकि वही याद कराई जाती है जनरली 9th में कि 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी वो किलोग्राम होता है। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -31 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -28। तो ग्राम में अपने पास कितना जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28। अच्छा एक और चीज है, केमिस्ट्री में स्पेशली तुम ये आदत डाल लो यूनिट का ध्यान रखने की। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसमें ये चीज ध्यान रखने की कोशिश किया करो कि मैं यूनिट सही तरीके से यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बताता रहूंगा तुमको साथ साथ में कि कब किस तरीके से अपने को यूनिट्स को यूज करना होता है। मैं क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स होती है यूनिट्स वगैरह। एक चैप्टर आएगा तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स करके, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे बनाए जाते हैं ताकि तुम मतलब तुमसे एग्जामिनर जो है वो यूनिट में गलतियां करवाना चाहेगा। बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन एकदम आसान रहेगा, बस तुम यूनिट ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ और आ जाएगा। तो ये तुम स्टार्टिंग से ही आदत डाल लो कि केमिस्ट्री में, तो स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हो तो यूनिट का तुम ध्यान रखा करो। और वैसे फिजिकल में ही पढ़ाऊंगा 11th में तुमको, तो मैं जिस चैप्टर में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है तुमको, मैं वहां पे बताते हुए चलूंगा कि ऐसे यूनिट ये दिया है तो ऐसे अपन ने ये किया है, मतलब यूनिट के हिसाब से मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तो ये आदत डालना है तुमको। तो यहाँ पे देखो तुमने बिना सोचे बोल दिया सबने किलोग्राम, मतलब अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, सही है, लेकिन ग्राम में पूछा तो वैसा ही आंसर आना चाहिए तुम्हारा इस टाइप से कुछ। चलो ठीक है, तो ये अपने पास ग्राम में हो गया इसका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। किलोग्राम में पूछता तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 31। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन। अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, अब तुमको चीजें सोच के जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि जो याद कर रखा है फटाक से बोल दिया, या एग्जाम में भी फटाक से तुमने क्या कर दिया, चीजें टिक कर दी। ऐसा नहीं होता है, अब थोड़ा सोच के जवाब देना है तुमको, क्योंकि तुम कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो, जैसे नॉर्मल एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम नहीं देने वाले हो। चलो तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन को अपन नॉर्मली पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, सब प्लस लग जाता है, बस उतना ही होता है। प्लस लग जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। अच्छा कूलोम अपन ने ब्रैकेट में ऊपर ही लिख दिया है, सी यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। प्रोटॉन का मास ग्राम में बताना है, अब सोच के बताना है तुमको। अगर किलोग्राम में याद है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ। 10 पावर माइनस 24 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो जिसको नहीं याद है वो याद रखना कि अपने पास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्या, प्रोटॉन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n। अच्छा न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जीरो जीरो या न्यूट्रल, जीरो जीरो अपन वैसा नहीं बोलते, चार्ज को अपन न्यूट्रल बोलते हैं, नो चार्ज ऐसा बोलना ज्यादा सही होता है। वैसे मैथमेटिकली अपन कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो वहां पे तो जीरो ही यूज करेंगे, लेकिन चार्ज कोई मतलब जीरो कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा जो प्लस में होगा या माइनस में होगा तो उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा। चलो जो भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। मास कितना होता है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन जैसा। प्रोटॉन जैसा। अच्छा एग्जैक्ट प्रोटॉन जैसा होता है कि कुछ फर्क होता है, थोड़ा बहुत सर 100 डिजिट पे फर्क आता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बहुत बढ़िया। तो लगभग सेम होता है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है। फर्क क्या होता है अगला डिस्कशन अपना वही है, क्योंकि उसी के बेसिस पे अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो अपन ने देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे मेरे को याद जो आ रहा है कि ये जो अपने पास मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको अपन एक सिंबल देते हैं ई, ये मैग्नीट्यूड को, जो ये वैल्यू है इसको। तो कभी कभी तुमको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस ई। तो ये अभी जो ई लिख रहे हैं ये चार्ज वाइज अगर बात हो रही है तो ये इस वैल्यू को बता रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को। इसी तरीके जब अपन प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, प्लस ई। तो ये जो वैल्यू है इसको अपन ई से भी रिप्रेजेंट कर देते कभी कभी, स्मॉल ई से।
तो ऐसा कुछ भी है जब चार्ज वाइज अपन बात करेंगे। हाँ, किसी कुछ बोलना है? तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। तो अपन बात कर रहे थे एटम के मास की, ये तो हो गई नॉर्मल बात, तो वापस में बता रहता हूँ, कुछ लोग 5-6 लोग दोबारा आए थे। तो अपन बोल रहे कि एक एटम के अंदर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो मेरे को एटॉमिक मास निकालना है। देखो यहाँ पे अपने डेफिनेशन लिखा है कि एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। तो एटम का मास निकालना है और अपन बोल रहे कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के मास को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एटम का मास आ जाएगा, क्योंकि एटम के अंदर अल्टीमेटली वही चीजें प्रेजेंट है। तो अपन ने वही लिखा था कि मास ऑफ एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स का मास प्लस प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। तो अब देखो अपन ने जो लिखा था उसके हिसाब से, हाँ सर ये प्लस या माइनस ये सब मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोले, नहीं समझा? ये ई वाला? हाँ सर, तो नेटवर्क से ओके, देखो ये मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि जैसे अपन ने लिखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने पास कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो ये वैल्यू है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको अपन ई से भी लिख देते हैं कभी कभी जब चार्ज वाइज अपन बात करेंगे। तो अगर तुमको बोला जा रहा है कि इस पार्टिकल का चार्ज, मान लो कोई भी अपने पास आयन है और तुमको बोला जाए कि इस आयन का चार्ज +2e है, तो +2e का मतलब हुआ, चार्ज वाइज बात हो रही ना, तो प्लस में 2 इंटू ई की वैल्यू रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कितना चार्ज है उसका, तो यूनिट क्या रहेगा, कूलम। समझ में आया क्या अभी? यस सर, क्लियर है। ई, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ये मैं यही बोला था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन लिख सकते हैं -e, प्रोटॉन का चार्ज अपन रख सकते हैं +e। चलो, तो ये हो गया अपने पास। अब अपन वापस इसी पे आ जाते हैं। तो अपन ने टेबल में देखा कि जो अपने पास न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों तो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, देख भी सकते हो 1.6 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻24, तो दोनों लगभग बराबर है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से काफी बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास जो 10⁻28 की रेंज में है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 10⁻24 की रेंज में। तो 10⁻24 बड़ा है कि 10⁻28? -24 ज्यादा बड़ा है। तो देख सकते हो कि हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है और इलेक्ट्रॉन के मास से ये काफी बड़ा है रिलेटिवली, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा, एक और चीज अपन बोल रहे थे, जैसे अभी डिस्कशन भी हुआ था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम नहीं होता है, मतलब सॉरी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और अगर तुम एग्जैक्ट जानना चाहो तो एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास जो है वो हल्का सा बड़ा होता है किससे, प्रोटॉन के मास से। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो इसलिए अपन ग्रेटर देन करके लिख सकते हैं, या फिर तुम अगर चाहो तो थोड़ा ऐसे बना लो, ग्रेटर देन इक्वल, कि न्यूट्रॉन का मास हल्का सा बड़ा है किससे, प्रोटॉन के मास से। मतलब सिंपल सा देखो ऐसा रहेगा कि अगर 2 डिजिट के बाद देखोगे तो न्यूट्रॉन के केस में हो सकता है कि 1.674 आ जाए, और यहाँ पे प्रोटॉन के केस में देखोगे तो 1.672, इस टाइप से कुछ आएगा। तो उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट तुम जानना चाहो तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से, सर प्रोटॉन का होता है 1.67262 और सर न्यूट्रॉन का होता है 1.67492। सर वहाँ 2 आता है, वहाँ 4 आता है, बस थोड़ा वही मैं बोला ना, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन दोनों को लगभग सेम ही लेके चलेंगे, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि अगर कोई तुमको मतलब वो अड़ी जाए कि नहीं तेरे को तो बताना ही है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कौन ज्यादा है, तो उसको अपन बता देंगे कि न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा होता है। तो ये हो गया अपने पास। थर्ड एक और रिलेशन अपने को लिखना है कि अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है काफी कम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। कितना कम है, अगर ये तुम कैलकुलेट करोगे दोनों के मास को डिवाइड करके, तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो ये अपने आएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अच्छा 1/1837 टाइम्स, हाँ 1/1836। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो 1836 टाइम्स होता है किसका, सर नीचे मास ऑफ 37 होता है ना सर, इलेक्ट्रॉन नीचे सर, क्या हुआ? नहीं सर 37 होता है, 36 होता है। अरे वो चलेगा इतना,
36 37 इसे मैं तो 36 ही बताता हूँ, तुमने कहीं पे 37 लिख लिया होगा, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ठीक है यहाँ तक। ये कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। तो ये टेबल से अपन ने 2-3 इन्फॉर्मेशन निकाली है जिनको आगे अपन अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए यूज करेंगे। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन से काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1836 टाइम्स होता है। अच्छा, याद करना भी सही है कि 18 का डबल अपने पास क्या होगा? 36। तो इस तरीके से याद भी हो जाएगा नंबर 1836। अच्छा, 18 का मास डबल ऑफ 36। प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अरे नहीं 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 यार, ये दोनों बराबर है ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ या फिर मास ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन। sir. हाँ, और यस सर। तो दोनों में इक्वल लगा लो चाहो तो। ओके सर। अब ठीक है। तो ऐसे डाउट Yes, आए sir. तो तुरंत पूछ लिया करो। एकदम बढ़िया लगा मेरे को कि तुमने पूछा है चीज। तो ऐसे ही पूछना है, वैसे ही पढ़ते हुए चलना अपने को, तो फिजिकल आ जाएगी। क्योंकि नहीं तो फिजिकल थोड़ा चीजों को अगर तुम इग्नोर करते जाओगे तो वो छोटी छोटी चीजें तुमको दिक्कत करेगी। और सबसे टफ जो पड़ता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो फिजिकल ही पड़ता है। तो इस तरीके से हर चीज को क्लियर करते हुए जाना है। तो जैसे होमवर्क दिया जाता है उसको साथ के साथ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, होमवर्क तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो टाइम पे। तो ये हो गया अपने पास। सेकंड इन्फॉर्मेशन अपने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अपन बोल तो रहे कि लगभग बराबर है। अगर कोई सच में जानना चाहे कि वास्तव में क्या है तो न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और ये अपने पास रिलेशन है इसके लिए। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन वापस आ जाते हैं किस पे? मास ऑफ एटम पे। तो अपन ने लिखा था कि अगर एटम का मास अपने को निकालना है तो मास ऑफ एटम अपन क्या लिख रहे थे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अपन अभी बोल रहे थे कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से काफी बड़ा है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी एटम का मास लिखते हैं तो एटम का मास लिखते टाइम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका जो भी वैल्यू रहेगा ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का जो समेशन रहेगा उसके कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल ही रहेगा। यस सर, वो छोटा होगा। तो इसको हाँ, वो बहुत छोटा रहेगा, इसलिए इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या चीज? अरे ये M फॉर मास, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा है ना पीछे, इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो क्यों लगाया है? न्यूट्रॉन्स। एरो कहाँ लगाया है? यस सर। अच्छा, अरे वो एरो ये काटा बताने गया के काटा नहीं गया गया वो वो। कि ये वाली चीज नेग्लिजिबल है, इसके नीचे नेग्लिजिबल लिखा है ना। अच्छा हाँ सर, यस सर। ऐसा मैं लिखता हूँ, तुमको आदत हो जाएगी धीरे धीरे कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो लगा के दिखाया मैंने कि नेग्लिजिबल है। समझ में आया अभी? यस सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करे, मेरा लिखने का तरीका है। नेग्लिजिबल क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। क्या चीज? नेग्लिजिबल क्यों कर रहे हैं सर इसको? अच्छा, नेग्लिजिबल क्यों कर रहे हैं, अभी यही तो पढ़ रहे थे यार कि ये देखो यहाँ लिखा तो अपन ने कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो अपन जब एटम का मास निकाल रहे तो तीनों का ऐड करना है। तो अपन पहले बोल चुके हैं कि इन दोनों का मास काफी बड़ा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो और बड़ा हो गया हो तो इलेक्ट्रॉन का तो उसके सामने क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये ठीक वही चीज होगी कि तुम 1 करोड़ में 1 ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ। समझ गया? बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन तुमको मतलब रिलेट कर पाओ शायद, मैं बताऊंगा अभी। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ एटम जो है, तो मास ऑफ एटम अपन क्या लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ से तुमको अगर पता हो तो ये तुमने देखा होगा, मतलब ये ऑब्जर्व किया होगा तुम लोगों ने कुछ ने, कि जब भी अपन किसी एटम से आइंस बनाते हैं ना, चाहे पॉजिटिव आइन बनाए चाहे नेगेटिव आइन बनाए, मतलब या केटाइन बनाए या फिर अपन एनाइन बनाए, तो अपन ये बोलते हैं कि जो एटम का मास होता है वही केटाइन का मास रहेगा, वही एनाइन का मास रहेगा। ये चीज पता है तुमको? यस सर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं सर। हाँ, Yes, क्योंकि sir, न्यूट्रॉन्स, हाँ समझ गए ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक एटम का जो मास आता है ना, एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मास आ रहा है वो, हाँ मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मास आ रहा है वो नेग्लिजिबल है। तो जब भी केटाइन बनेगा या एनाइन बनेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होने की वजह से मास में कोई चेंज नहीं होता, या जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो एक एटम से तुम कुछ भी आयन बना लो, उस आयन का मास वही रहेगा जो एटम का मास है, क्योंकि मास जो आता है एटम के अंदर वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से आता है, और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का एक्सचेंज नहीं होता है जब आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है, ठीक है? तो
अगर मैं प्रोटॉन्स के मास और न्यूट्रॉन्स के मास को निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास एटम का मास आ जाएगा। अभी एक एटम की बात कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक मास आ जाएगा। तो अगर मेरे को प्रोटॉन्स का मास निकालना है, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको S, ठीक है, अगर यूज ही कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स का मास अपन कैसे लिखेंगे? प्रोटॉन के लिए अपन क्या लिखेंगे? एक मिनट, तुम टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद डाउट्स पूछा करो, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा फिर। कि प्रोटॉन्स का मास अपन लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दो एक प्रोटॉन के मास से, तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रोटॉन्स की वजह से टोटल मास आ जाएगा। इसी तरीके से जब अपन न्यूट्रॉन्स का मास निकाले, जितने भी न्यूट्रॉन्स है उनकी वजह से कितना मास आ रहा है, तो वही करेंगे सेम चीज कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। चलो नो सर। अबे वो, हाँ, तो ये जो एक प्रोटॉन का मास है और जो एक न्यूट्रॉन का मास है, ये तो क्या है? सेम ही चीज है। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कितना था? 4। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन्स को अपन मान लो कि P से लिख रहे हैं, और सिंबल दे दे रहा हूँ मैं इसको, जो कल अपन ने लिखे थे प्रोटॉन्स को P से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मान लो कि मैं N से लिख रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज, जो कि कितना आ जाएगा अपने पास? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये वाला स्टेप समझ में आएगा तुमको? यस यस सर। चलो, तो यही अपने पास फाइनल फॉर्मूला है कि मास ऑफ एटम अगर तुमको निकालना है वो तुम्हारे पास वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक मास वाला, अगर ध्यान से तुम सोचोगे तो अपन क्या सर बोल आपने रहे वो कि प्लस क्यों लगाया है सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के पहले? कहाँ प्लस लगाया? सर वो नंबर ये ऑफ वाला न्यूट्रॉन्स है इसके। यस सर। यदि ऐड करेंगे ना इसको, अपन यहाँ पे क्या लिखा Yes, था? sir, add प्रोटॉन्स तो का हो मास अच्छा। प्लस न्यूट्रॉन्स यस का सर मास। सर। आगे समझिए तो पूरा प्रोटॉन्स का है, ये पूरा न्यूट्रॉन्स का है, तो ओके बीच सर। में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा जो तुमको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं क्या मास नंबर बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। अच्छा, जिसका वो डाउट था क्लियर हो रहा है कि मास नंबर को अपन एटॉमिक मास नहीं बोल सकते। यस सर। तो ये अपने पास एक एटम का मास अगर तुमको निकालना है तो उस एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज मास नंबर A, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो जो एटम का मास आएगा वो ग्राम यूनिट में आ जाएगा। अब देखो, एक अगर मैं तुमसे एग्जांपल पूछूं कि जैसे मान लो कि तुमको ये हीलियम का एटम है अपने पास He42, इसका तुमको एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास शॉर्ट में अपन इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अच्छा, एटॉमिक मास को अपन एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही होता है, भले फिजिक्स में अलग अलग लेते हो तुम। केमिस्ट्री में तुम मास बोलो या वेट बोलो, एक ही चीज हो। हाँ, तो क्या लिखोगे इसके लिए? 6.68 into 10 to the power minus 24। अच्छा, पूरा मल्टीप्लाई करके मत लिखो, डायरेक्ट वही लिख दो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन मतलब मास नंबर दैट इज 4। तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। क्या ये लिखेंगे अपन हीलियम का मास ग्राम में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ओके। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल मैं लूं, जैसे मान लो कि मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया किसका? लिथियम। लिथियम को अपन लिखते हैं Li, इसका मास नंबर होता है 7 और एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर 7 तुमसे into इसका 1.64 into 10 to the power minus 24। बिल्कुल सही, तो 7 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये सब चीजें मैं इसलिए 4 ना लिखा सर? रहा हूँ। क्या? हाँ, कुछ 6 नहीं सर। सही तो लिखा है, 6 7 सही तो। हाँ, तो ये देखो अपने को हर बार क्या करना पड़ रहा है कि जब भी मैं एटम का मास लिख रहा हूँ तो मास नंबर को मेरे को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, अगर मेरे को मास चाहिए किसमें? ग्राम यूनिट में। हर बार यही करना पड़ेगा मेरे को। तो अब मैं क्या करता हूँ
ये जो अपने पास ये है नंबर 1.67 इंटू 10 की पावर -24, इसको मैं नया यूनिट मान लेता हूँ। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे एक नया यूनिट डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए 1 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए अपन ये यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। और 1 AMU इक्वल टू अपन यही लिखेंगे, जो नंबर अपने को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, तो इसको तुम क्या करो, एक यूनिट मान लो। तो 1 AMU इक्वल टू अपने पास क्या हो जाता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो जो हर बार अपने को ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 AMU। मतलब जो मास नंबर इंटू 1 AMU, वो अपने पास क्या हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा कि मास ऑफ एटम इक्वल टू अपने पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू दिस नंबर, यही था ना, इन ग्राम। तो मैं इस नंबर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 AMU। ये समझ में आया? यस सर। चलो यस तो सर। बिल्कुल, अब 1 AMU मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन AMU यूनिट, यही अपने पास क्या होता है, एटम का मास। और जो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको अपन मास नंबर A भी लिख सकते हैं। तो मास नंबर A इन AMU यूनिट, वो अपने को क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम, दैट इज एटॉमिक मास। तो फाइनली तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एक एटम के मास को अपन एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, और अगर एटॉमिक मास यूनिट में तुमको एटम का मास लिखना है तो क्या करोगे, मास नंबर के पीछे AMU यूनिट, मास नंबर के पीछे AMU यूनिट। ये समझ में आया क्या फ्रेंड? सर हाँ, लिथियम से हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे तो 7 AMU लिखेंगे। हाँ 7 AMU लिखेंगे, एकदम सही समझ रहे हो। ये भी अपन एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, चलो यही तुरंत। तो कुछ नहीं करना है, एटम का मास लिखना है, मतलब मास नंबर के पीछे क्या लगा देना, AMU यूनिट लगा देना है। और मान लो कि कभी तुमको AMU में नहीं पूछ के ग्राम में पूछा गया है, तो अपने कन्वर्जन लिखा है कि 1 AMU इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम का मास कितना हो जाएगा, मास नंबर इंटू AMU, मतलब मास नंबर इन AMU यूनिट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है चीजें? यस सर। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तुमको एटॉमिक वेट लिखना है। यहाँ पे एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास 1 AMU 1 AMU बोलते चलो साथ साथ, ये तो आसानी है। ये बोरोन है, 11 AMU ये नियोन है, 20 AMU 20 AMU। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास 4 क्या 1 आ जाएगा। देख सकते हो एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम। तो अपने देखा मास ऑफ 1 एटम क्या होता है कि मास नंबर जो भी है उसके पीछे AMU यूनिट लगा दो, तो ये 1 AMU। बोरोन के लिए अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास मास नंबर 11 है, मतलब इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 11 AMU। नियोन की अगर अपन बात करेंगे तो मास नंबर इसका कितना है, 20, ये अपने पास आ जाएगा 20 AMU। अच्छा मान लो कि तुमको बोले कि नहीं अपने को तो ग्राम में निकालना है, तो क्या करोगे फिर, 20 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने 1.67 into 10 की पावर 24 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया, उससे क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.67 into 10 की पावर -24। अच्छा एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना फिर हाँ ना बोलना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास 1 AMU होता है? यस सर। यस सर। यस क्या ये वही, ये वही क्यों भाई, ये वही तो नंबर है, 1.67 into 10 की पावर -24, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो पहले तो तुम एक नोट डालो, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, तो ये 1 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, इसको अपन एक और नाम देते हैं 1U, U करके भी लिखा होता है, U मतलब यूनिफाइड मास। तो जो 1 AMU के बराबर वेट है उसको अपन यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही नोट था वैसे तो दूसरा नोट वापस फाइनली ये लिख लो, क्योंकि डिस्कशन अपना खत्म हो रहा है एटॉमिक मास का, कि एटॉमिक मास मतलब अगर अपने को लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, किसी भी एटम के लिए
कि उस एटम का मास नंबर और उसके पीछे एएमयू यूनिट, या फिर उस एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन और उसके पीछे एएमयू यूनिट। तो यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एटॉमिक मास को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एएमयू यूनिट में मास नंबर के पीछे एएमयू लगा के। तो ये हो गया अपने पास, ठीक बात। अब जो किसी का डाउट था कि हाँ सर सिर्फ 1 एएमयू को 1 यू बोलते हैं या फिर जहाँ भी एएमयू होगा वहाँ पे यू लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, मैं दोनों एक ही चीज है, समझ सकते हो। सर एएमयू और यू में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं मतलब वो अलग, अब देखो वही हुआ होगा कि पुराने टाइम पे जो साइंटिस्ट है अलग अलग से रिसर्च कर रहे होंगे, तो किसी ने यूनिफाइड मास बोल दिया होगा उसको, किसी ने एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया होगा, तो इसलिए दोनों वर्ड यूज करते हैं। दोनों एक ही चीज है ना? हाँ दोनों एक ही चीज है, अभी तभी तो इक्वल लिखा है यार, इक्वल क्यों लिखते फिर? ओके सर। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन उसी पे आते हैं लास्ट सबसे, एटॉमिक मास में इतना ही था। तो एटॉमिक मास में तुमको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, मतलब उसका अगर तुमको ग्राम में कन्वर्जन करना है तो क्या है, एटॉमिक मास लिखना है तो मास नंबर के पीछे एएमयू यूनिट, और इतना ही है वैसे, 2 ही पॉइंट है याद करने लायक। तो लास्ट अपने पास है क्या, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एएमयू। अब पहली बात तो अपन जब 1 एएमयू को डिफाइन कर चुके हैं, सारा काम कर चुके हैं, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं? अब देखो साइंस की लैंग्वेज में वही है कि हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, तो डेफिनेशन तुम याद रख लेना, बाकी उस पूछेगा नहीं डेफिनेशन, मतलब तुमको समझ में आ गया। 1 एएमयू मतलब तुमको बस वो ध्यान रखना है, इस तरीके का कन्वर्जन करना है, और एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। 2 चीजें ध्यान रखनी 1 एएमयू के बारे में। तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो ये होता है कि 1 एएमयू इज 1/12 of mass of one atom of mass of one atom of carbon C12। कितना निकलो कि जो कार्बन है C12 वाला, मतलब जो C12 वाला आइसोटोप है, उसके 1 एटम के मास का 1/12। तो देखो 1 एटम के मास का 1/12 करोगे तो 1 एएमयू ही आएगा। देखो कैसे अपन बोल रहे हैं कि 1 एएमयू क्या है, अगर इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 डिवाइडेड बाई 12, ये तो अपन कर रहे हैं 1/12। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, एटॉमिक मास, अरे बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। ऊपर जो है अपने पास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक मास अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर ग्राम में लिखना है तो 1 एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मतलब 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और डिवाइडेड बाई 12। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन क्या होता है अपने पास, 12 भी होता है कार्बन के अंदर, तो मास नंबर। हाँ 12 होगा ना, तो हाँ मास नंबर। तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देख सकते हो वही आ रहा अपने पास 1 एएमयू आएगा। नेक्स्ट अपने पास जो है वो यही रहेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। कितने बजे तक क्लास है अपनी सर? 850। 850 यस सर, 850 तक। चलो अभी तो टाइम है। हाँ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसको शॉर्ट में RAM, राम नहीं पढ़ते, RAM ही बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो RAM अपन को डिफाइन करना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अपने पास क्या होता है, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू अपन डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ 1 एटम, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ mass of 1 atom of C12, ऐसा। तो मतलब जो एक एटम का मास है, अगर उसको तुम क्या करते हो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से डिवाइड कर देते हो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। अच्छा अब इसको अगर थोड़ा सा ये तो मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अपने लिख दिया। अब अगर इसको अपन सिंपल लिखें तो अपन ऐसा लिखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास, अपने क्या बोला है, मास ऑफ 1 एटम। तो मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास
डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है ध्यान से देखोगे तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, जो कि अपन ने अभी अभी देखा कि वो क्या होता है 1 mu। अब अगर तुम ही फील करके देखोगे तो ये वाली चीज याद करना ज्यादा आसान है कि एटॉमिक मास को अगर अपन 1 mu से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको अगर तुम याद करोगे तो तुम फिर पूरा कंफ्यूज आओगे, मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, इसमें कुछ उल्टा सीधा होगा तो सब कुछ खत्म। तो याद करने के लिए मैं तुमको क्या बोलूंगा, मतलब जो चीजें ध्यान रखनी वो इससे ध्यान रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को 1 mu से डिवाइड करना है। अब अपन ने बोला था कि एटॉमिक मास को अपन AMU यूनिट में डिफाइन करते हैं, उसको 1 mu से डिवाइड कर दोगे तो AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास को यूनिटलेस बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका भी अपन जब ग्राम एटॉमिक मास पढ़ चुके होंगे तब मैं बताऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास अपन ने क्यों लिखा था, वो भी रिलेट कर देंगे अपन। तो वैल्यू सेम रहेगी ना सर? किस चीज का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जो रहेगी रिलेटिव एटॉमिक मास की, जो एटॉमिक मास की वैल्यू रहेगी वही रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ वही आएगा बिल्कुल लिख रहे अपन आगे, रुको भी सही समझो। तो मैं यही बोल रहा था, देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से ये था फॉर्मूला। अब तुम इसको याद करो, इसके बजाय कौन सा ज्यादा आसान है? सेकंड वाला ज्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से। यस सर। क्या लगता है तुमको? हाँ सेकंड वाला सेकंड वन। तो वही तो, मतलब ऊपर वाला भी तुमको ध्यान रखना है, अगर वो ध्यान नहीं रहेगा तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला आसान भी है और उससे तुम्हारी सारी चीजें भी बन जाएगी। तो चीजों को अपने हिसाब से अपने को याद करना है, स्टैंडर्ड के पीछे उतना नहीं जाना है कि वो क्या होता है ये क्या होता है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना है। तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब इस तरह के ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास को अपन 1 mu से डिवाइड करेंगे। तो देखो फाइनली अपन लिखेंगे भी सही कि क्या क्या करना अपने को। तो एटॉमिक मास अपन क्या लिखे थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन या फिर मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 mu डिवाइडेड बाय 1 mu। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 mu से 1 mu कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो अपन ने 1 mu से नीचे डिवाइड किया वो एटॉमिक मास को यूनिटलेस बनाने के लिए यूज किया है। तो मतलब एक तरीके से क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिटलेस फॉर्म है, मतलब यूनिटलेस जो भी नंबर है वो है। तो अपने पास एक तरीके से क्या रहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज मास नंबर A। तो अपने पास एक तरीके जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो मास नंबर ही होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास जो तुमको फाइनली ध्यान रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और साथ में एक और पॉइंट लिख लेना कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ठीक बात। तो अभी तक अपन ने दो चीज पढ़ा है। देखो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको कराऊं कि जैसे अपने पास यहाँ एटम है और उस एटम का तुमको एटॉमिक वेट लिखना है और उसी एटम का तुमको रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिखना है। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेरिलियम 94, दूसरा अपने पास मान लो सोडियम 23 9 and 9 कैल्शियम 40 20। चलो इन तीन का तो बताओ पहले। अब देखो एटॉमिक वेट मतलब तुमको ध्यान रखना है कि मास नंबर के पीछे एम यूनिट लगाना है। तो बेरिलियम के कितना हो जाएगा 9 mu। सोडियम के लिए कितना हो जाएगा 23 mu। कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट 40 mu। 40 mu। अपन ने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब सिर्फ मास नंबर विदाउट एनी यूनिट, यूनिटलेस 9। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 40। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने पास रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक तरीके से मास नंबर को ही बोला जाता है। ज्यादा आसान ये रहेगा किस तरीके से याद करो कि मास नंबर को ही अपन क्या बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो ये अपने पास इतना ही था। नेक्स्ट जो है अभी अपन मोल्स के बारे में, वही जैसे मैंने बोला कि समझने के लिए अपन सिर्फ ये जान रहे कि मोल क्या होता है। मोल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा जब अपन मोल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी के बात करेंगे जस्ट। तो मोल अपन बात करते हैं, तो मैं अभी तो ये बता रहा हूँ मोल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सबको नहीं आ रही है, इसी को नहीं आ रही है? अरे सर आ रही है। नेटवर्क चेक आ कर रही है, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा देखो। हाँ तो देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ मोल के बारे में अपने को ये ध्यान रखना है। तो देखो पहली बात तो मोल क्या है, जैसे मैंने कल भी बोला था केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट है जिसको अपन यूज करते हैं केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस वगैरह के लिए।
तो मैं कल भी ये कहानी सुनाया तुमको कि मोल्स अगर तुमको नहीं आएगा तो काफी दिक्कत होगी। तो ये काउंट करने का तरीका है केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस वगैरह करने की। तो मोल इज, सबसे पहले अपन ये लिखेंगे काउंटिंग यूनिट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो चीज तुमको ध्यान होना चाहिए वो ये होना चाहिए बजाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि मोल इज द काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। ठीक है, मोल इज काउंटिंग यूनिट यूज्ड बाय केमिस्ट। केमिस्ट मतलब वही जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है, या फिर पूरा चाहो तो लिख लो साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये काउंटिंग यूनिट है। तो अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है अपने पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अपन वही अगर 1 डजन की अपन बात करें तो अपन क्या बोलते हैं कि 1 डजन, अगर मेरे पास किसी भी चीज का 1 डजन है मतलब कितना नंबर है? 12। 12। हाँ 12 कि 1 डजन पेन मतलब 12 पेन हो गए, 1 डजन पेंसिल तो 12 पेंसिल हो गया, 1 डजन डंकी मतलब 12 गधे हो गए, ऐसा। ठीक है, तो वैसे ही अभी तुमको, हाँ यहाँ पर समय यूनिट लगाएंगे सर, कुछ भी मतलब लिखेंगे तो सर। किसका यूनिट? मोल का यूनिट मोल ही होता है। नहीं सर, जैसे यूनिट आपने लिखा मतलब इतने यूनिट, वो भी लिखना है जरूरी मतलब है? यूनिट्स मतलब वो नंबर हो गया, जैसे अपन नहीं बोले इतनी Yes, yes, यूनिट्स है इसकी, मतलब सिर्फ नंबर है ये। सर हाँ 1 मोल नंबर की एटम तरह है। हुआ तो इतने मतलब एटम तुम हो जाएंगे, यस सर, मतलब तुम 1 इसको मोल एटम चाहो में तो इतने यूनिट एटम हो को हटा जाएंगे। ही दो, और 1 मोल आयन 2.6। हुआ तो सर इतने आयन हो जाएंगे। सर हाँ एंटिटीज बोल देंगे। हाँ एंटिटीज सर बोल देंगे, सही बोल रहे हो। सर हाँ कोई भी सर चीज, हाँ 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 सर 1 मोल आवागाड्रो नंबर के इक्वल होता है सर। हाँ वो लिख रहा हूँ मैं, होता है। हाँ तो मतलब सर इसी नंबर को आवागाड्रो। अपन आवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे 12 हाँ को अपन सर। क्या बोल रहे हैं? डजन। वैसे इस नंबर को अपन क्या बोलेंगे? आवोगाड्रो या 1 मोल। एवोगाड्रो हाँ नंबर। हाँ सर तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, और मोल कुछ भी नहीं है, बस एक काउंटिंग यूनिट है, बस हल्का सा मतलब आइडिया ये रखना है तुमको। तो ये हो गया अपने पास। अब एक और चीज अपन यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, शायद उसमें टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन कोशिश करते हैं खत्म हो जाए, कि ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो जो अगला है अपने पास ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोल रहे हो? सर मोल के फॉर्मूले होते हैं क्या? मोल के फॉर्मूले काफी सारे होते हैं भाई, पूरा मोल का एक चैप्टर है जो लगभग तुम्हारे पास कम से कम 15 क्लास तक चलेगा, इतना बड़ा चैप्टर है मोल। तो ये नंबर एक्सपेरिमेंटली आया था या फिर कोई डेरिवेशन? एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेरिमेंटली आया है। इस वैल्यू को तुम चेंज भी कर सकते हो, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एएमयू तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो, और एक और तुम्हारे पास आएगा वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ेंगे तब आएगा। तो दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू या नंबर की वैल्यू क्या, मतलब कितना आएगा वो। ओके तो सर। चाहो तो ये चीज तो लिख लो कि आवोगाड्रो नंबर इज एन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड नंबर। हाँ, तो ये ग्राम एटॉमिक मास है अपने पास। तो ग्राम एटॉमिक मास, जैसे अपन एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे थे एक एटम का मास, तो ग्राम एटॉमिक मास अपन डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अपने पास क्या है, मोल एक काउंटिंग यूनिट है, तो केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होगी वो सब मोल्स के हिसाब से होगी। तो अपन जो ज्यादातर चीजों को निकालते हो एक मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं। ये चीज तुमने देखा होगा कहीं पे एनर्जी दी हुई तो किलो जूल पर मोल गिवन होती है, देखा होगा ना ये चीज? यस सर। हाँ, तो क्यों गिवन होती है? क्योंकि केमिस्ट्री में अपन जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो मेनली मोल्स में ही करते हैं। तो एनर्जीज को अपन डिफाइन करते हैं किलो जूल पर मोल। जो मोलर मास होता है उसको भी अपन एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो अपने को कैलकुलेशन सारी मोल्स में करनी है, इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि मोल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिस्ट्री की कैलकुलेशन मतलब मोल के थ्रू तुमको करना पड़ेगा। मोल के अलावा एक दो कंसेप्ट और होते हैं, वहां पे भी मोल यूज होता है, लेकिन अपना पूरा फोकस मोल पे ही होता है क्योंकि ये बाकी सबसे काफी आसान होता है। तो मोल की से ही अपने को कैलकुलेशंस करनी है, तो वही फिर मैं वही बोलूंगा कि मोल तुमको आना ही चाहिए। तो अपन वही कर रहे कि अभी अपन एटॉमिक मास डिफाइन किया अपन ने, एक एटम का मास। अब अपन ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, एक मोल एटम्स का मास। क्यों एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस है बता रहा हूँ कि अपने को कैलकुलेशंस मोल्स में करनी है, इसलिए अपन मोल के लिए बात कर रहे हैं। ये तुम देख भी सकते हो, एनर्जीज वगैरह हर जगह देखा होगा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में भी होती है। तो एक मोल के लिए अपन चीजों को डिफाइन करते हैं। तो अपने पास ग्राम एटॉमिक मास वही हो जाएगा अपने पास लिखे तो कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो एक मोल एटम्स का मास, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास।
ठीक है, ये या फिर सर ये मास ग्राम हाँ में होगा क्या? हाँ ये भी सही जा रहे हो, क्यों आएगा ये भी अपन देखेंगे, ये सब रिलेट कर पाओगे, एकदम सही सोचा है। ग्राम में आएगा, मतलब यूनिट जो यूज ग्राम पर करेंगे मोल अपन, में आएगा ना? हाँ हाँ वो सब अपने बात करेंगे, रुको मोल कि तो एक नंबर अरे है रुक सर। जाओ, हमें बोल लेता हूँ मैं, हाँ कि 1 मोल एटम्स का मास, तो वो जो मास आएगा उसको अपन ग्राम यूनिट में जनरली एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है हमेशा उसी में करेंगे, जो कॉमनली अपन यूज करते हैं, जनरली जो अपन यूज करते हैं, एक एटम का मास लिखेंगे तो उसको नॉर्मली अपन एमयू में ही लिखेंगे, और इसी तरीके जब 1 मोल एटम्स की अपन बात करेंगे तो उसके मास को ग्राम में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड भी आया है ग्राम एटॉमिक मास। तो देखते हैं अपन सब चीजें करेंगे, कैसे ग्राम में आ रहा है, किस तरीके डिफाइन करे, वो सब चीजें आएगी आगे। तो ये अपने पास हो गया मास ऑफ 1 मोल एटम्स, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ n atoms, that is 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, कि इतने एटम्स के मास को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ग्राम एटॉमिक मास। सर ठीक है, हाँ MOLE मोल और सर MOL मोल में क्या अंतर है सर? कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है, तो किसी ने कुछ अलग पढ़ा होगा पता नहीं, उसी को सर अपन लिख सर देते हैं ऐसा। हाँ हाँ सर, ये मेरे सर ने बताया था सर, मतलब स्कूल में कि MOL सर यूनिट के लिए यूज करते हैं और MOL हाँ में हाँ शायद। ये तब सही है। हाँ अरे अपन लिखते टाइम दो, अगर मैं मोल को ऐसा लिखूं तब भी तुमको वही समझना है, ऐसा लिखूं तब भी मोल की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि जब यूनिट लिखेंगे तब तो अपन यही लिखेंगे सिर्फ MOL। ओके सर। हाँ तब तुम MOL ही नहीं लिख सकते जब यूनिट लिखेंगे। तो ये यूनिट तुम्हारे पास फिजिक्स में आएगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मोल की मोल ही होती है, 6 या 7 यूनिट्स होती है जिनके हिसाब से अपन बाकी को डिफाइन करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस करके एक चैप्टर आएगा, कि पढ़ा दिया है फिजिक्स में? यस सर 7 होती सर है, अभी नहीं पढ़ा पढ़ाया है, नहीं अभी। अभी नहीं पढ़ाया, 7 होती आएगा है ये। फंडामेंटल। हाँ तो ये अपने पास है कि अपने को क्या करना है, 1 मोल एटम्स का मास निकालना है। तो 1 मोल एटम्स का मास अपन कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय 1 मोल एटम्स, मतलब इतने एटम्स, ये करेंगे ना। यस सर। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक एटम का मास, दैट इज मास ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई बाय 1 मोल। 1 मोल मतलब, तो पूरा लिख देते अपन, 1 मोल ही लिख लेते हैं, 1 मोल मतलब 6.022 10 की पावर 23। तो ये अपने पास क्या जाएगा, 1 मोल एटम्स का मास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर अपन सिंप्लीफाई करें, तो एक एटम का मास अपन क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज मास नंबर इनटू 1 mu इनटू 1 मोल तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर इसको जैसे अपने स्टार्टिंग में हेडिंग डाला था कि ग्राम एटॉमिक मास, मतलब इसको अपन ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी तक अगर तुम देखोगे तो 1 मोल तो क्या हो गया, नंबर हो गया, 1 mu है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे तुम, mu को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1.6 into 10 power 20 minus 24। हाँ तो ये अपने पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, दैट इज मास नंबर इनटू 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम इनटू 1 मोल, दैट इज Na। अगर नंबर वाइज लिखना चाहते हो तो Na लिख दो, 6.022 into 10 की पावर 23। अच्छा अब तुम में से कोई या सब लोग इस नंबर को 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 और Na दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। 1 आता है शायद। हाँ 1 आता है सर। करके तो देखो यार, तो आसान है मल्टीप्लिकेशन, तो 10 की पावर माइनस 24 है, Na को क्या लिख सकते हो, 6.022 into 10 की पावर 23, और अपने पास क्या बच जाएगा यूनिट, ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है तुमको, करो देखो कितना आ रहा है। सर 1 पॉइंट कुछ है, 1.00 सर, 1.00567 1.0056। चलो बहुत बढ़िया तुमने निकाला। ये अगर तुम देखो, ये एम्यू की भी एग्जैक्ट वैल्यू लोगे, ये तो कह रहे अपने पास इतना ही है, तो अगर एम्यू का तुम एग्जैक्ट वैल्यू लोगे ना, मतलब आगे तक भी 6 7 के आगे भी, तो ये एग्जैक्टली 1 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर ये एग्जैक्टली 1 आ रहा है, तो इधर मेरे पास नीचे स्पेस बचा नहीं है, तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ अभी, ऊपर थोड़ा सा। हाँ तो ये अगर अपने पास 1 आ रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास है
वो अपने पास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? यस सर। अरे समझ में आया? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मतलब मास नंबर इन ग्राम। तो देखो जो मास नंबर था ना उसको मास नंबर क्यों बोल रहा था, अब चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए। मास नंबर को अगर अपन एम्यू में लिख रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, एक एटम का मास। मास नंबर जो था ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, अगर उसको मैं ग्राम यूनिट के साथ लिख रहा हूं तो क्या बता रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। समझ में आएगा ये चीज? यस सर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको अपन ना तो एटॉमिक मास बोलेंगे ना ग्राम एटॉमिक मास, तो तुमने सुना ही नहीं था ना, उसको अपन ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, उसको सिंपली अपन क्या बोलेंगे, मास नंबर। तो मास नंबर से अपन तीनों चीज निकाल सकते हैं एटम के लिए, कि मास नंबर पहली बात तो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, ये चीज तुमको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं मास नंबर को एमयू यूनिट में एक्सप्रेस करता हूं तो वो अपने को क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम, दैट इज एटॉमिक मास। और अगर मैं मास नंबर ए को ग्राम यूनिट के साथ लिखता हूँ, ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस करता हूँ तो अपने को क्या देता है, ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स। एटॉमिक मास मतलब सिंपली ये रखना है 1 मोल एटम्स का मास। तो 1 मोल एटम्स के मास की अपने को बात करना है, फिर 2-3 चीजें अपन लिखेंगे उसके बाद एड कर देंगे, एग्जाम्पल भी अपने को करना है, तो 5 मिनट और। हाँ, तो 1 मोल एटम्स के मास की अपन बात कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ये मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि अपने को कैलकुलेशंस आगे 1 मोल में करनी, इसलिए 1 मोल के हिसाब से अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 मोल एटम्स का मास मतलब इतने एटम्स का मास। तो वही तो अपने क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाई 1 मोल, मतलब इतने एटम्स। तो तुमको बोल दिया जाए कि अपने पास एक पेंसिल है, उसका मास 5 ग्राम है, तो 10 पेंसिल का कितना रहेगा, तो 5 × 10। तो वही अपन ने किया कि एक एटम का मास और 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे वही कैलकुलेशंस किया है। तो फाइनली तुम्हारे पास ये आ जा रहा है कि जो मास नंबर है उसके पीछे ग्राम यूनिट लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। इतने एटम है, इनका मास कितना होगा? हाँ बिल्कुल एकदम सही, समझे? ग्राम यूनिट में अपन जनरली डिफाइन करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, पहले पॉइंट्स वगैरह अपन कल भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तो एग्जांपल में ले रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल अभी लोगों को ज्यादा जरूरी है। कि एक टेबल बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही, एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और अगला पॉइंट अपने पास ग्राम एटॉमिक मास। मैं कुछ एटम्स दे रहा हूँ, जैसे पहला अपने पास क्या गया, मैग्नीशियम 2412, फिल करो ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आएगा, ये एक में करा दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद से करना। 24, क्योंकि अपन ने बोला कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एक तरीके से मास नंबर ही है, तो मास नंबर 24, तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी 24। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को या फिर मास नंबर को अपन एमयू में रखेंगे। 24 अपने पास क्या जाएगा, 24 एमयू। ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास, जिसको अपन मास नंबर को ग्राम में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो, तो बस वही ध्यान रखना है, मास नंबर मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास एक एटम का मास, तो मास नंबर को एमयू में, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास नंबर को ग्राम में। अब मैं कुछ एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ, तो तुम खुद से कर लेना, होमवर्क टाइप से देख लो इसको। तो सल्फर की अगर अपन बात करें तो 32, 16 इसके लिए भी लिखना है, ये तो भी लिख लोगे साथ में, तो साथ साथ लिख लेना आंसर, में बस लिख देता हूँ। पोटेशियम, फॉस्फोरस और आर्गोन, ऐसा। तो ये सब लिख लो, उसके बाद एक टेबल फिल करके लाना है, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कुछ। तो ये है अपने पास, तो एटम के बारे में अपने पास खत्म हो गया। कल अपन वही एलिमेंट से डिस्कस करेंगे।